भूमि संसाधन और कृषि। प्रकृति में अनेक प्राकृतिक संसाधन निशुल्क उपलब्ध कराए हैं हमें। उनमें से भूमि भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। विश्व की कुल क्षेत्रफल का लगभग 11% भाग ही ऐसा है जहाँ पर कृषि यानी कि खेती की जाती है। केवल 11% भाग पर की जाती है खेती, याद रखना। विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण में समानता नहीं है, जैसे कि चाइना में, इंडिया में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, यहाँ पे मतलब जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। और वहीं रशिया की साइड जाती जनसंख्या कम हो जाती है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, वहीं राजस्थान में आते आते जनसंख्या कम हो जाती है। तो जनसंख्या का वितरण पूरी मतलब कहीं पर भी जाए हम, वहाँ पर एक समान नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि सभी क्षेत्रों में भूमि और जलवायु में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में गंगा की वजह से वहाँ की भूमि बहुत अच्छी है, वहाँ पे कृषि अच्छे से हो सकती है, तो सभी लोग वहाँ पर आराम से रह सकते हैं। इस वजह से वहाँ की जनसंख्या बढ़ी है। वहीं राजस्थान में आधी 60% भाग पे तो थार का मरुस्थल फैला है, तो वहाँ पर कृषि हो नहीं सकती। तो यहाँ पे जनसंख्या बाकी मतलब जिलों, बाकी राज्यों की तुलना में थोड़ी कम है। पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। उबड़ खाबड़ भू आकृति, पर्वतीय ढाल, दलदली निम्न भाग, रेतीला क्षेत्र, सघन वन क्षेत्र आदि में जनसंख्या कम निवास करती है। समझ गए? रेतीली क्षेत्र यानी कि थार का मरुस्थल जैसे, यहाँ पे जनसंख्या कम निवास करती है। जबकि नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में कृषि कार्य के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध होने के कारण अधिक जनसंख्या पाई जाती है। वही उत्तर प्रदेश में गंगा के मैदान की बनी हुई मतलब जो भूमि है, वही मैं बता रहा था, वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। इसी वजह से पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सब लोगों को मतलब खाना मिल सकता है आसानी से, सब लोग रह सकते हैं। इस वजह से स्वामित्व के आधार पर भूमि को दो भागों में विभाजित किया जाता है, निजी और सामुदायिक भूमि। जनसंख्या बढ़ने के साथ ही भूमि पर दबाव बढ़ता जाता है, क्योंकि भूमि संसाधन सीमित है। ये लोग कहते सीमित है, भूमि संसाधन सीमित नहीं, असीमित है। मजाक कर रहा हूँ, सीमित है। स्थान के अनुरूप भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है, इसीलिए भूमि के उपयोग में भी अंतर पाया जाता है। मानव प्राचीन समय से ही जिस भूमि पर चारागाह, सामुदायिक वन और औषधीय जड़ी बूटियों को एकत्र करता रहा है, आज इस भूमि पर व्यापारिक गतिविधियां, नगरीय क्षेत्र एवं आवास एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि करने हेतु अनाधिकृत हस्तक्षेप प्रारंभ हो चुका है। भूमि संसाधन की उपयोगिता उस क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी की प्रकृति पर निर्भर करती है। स्थल रूपों के अनुसार मिट्टी का प्रकार भी बदल जाता है। हम कहीं पर जाएं तो वहाँ पर कभी रेतीली मिट्टी मिल जाती है, कहीं पर जाएं तो वहाँ पर ऐसी मिट्टी मिल जाती है कि जो मतलब एकदम बंदी बंदी रहती है। तो वो इसी वजह से होता है। स्थलों के रूपों के अनुसार मिट्टी का प्रकार भी बदल जाता है। इसी वजह से मिट्टी का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों, जैव पदार्थों और भूमि पर पाए जाने वाली अन्य कई तत्वों से होता है। यह बड़ी चट्टानों के छोटे छोटे बारीक टुकड़ों से बंटने की प्रक्रिया से बनती है। खनिज पदार्थों एवं ह्यूम्स का सही मिश्रण मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। मिट्टी को उपजाऊ कौन बनाता है? खनिज पदार्थों एवं ह्यूम्स का सही मिश्रण। मिट्टी को सामान्यतः दो आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला रंग के आधार पर, जैसे काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, भूरी मिट्टी आदि। दूसरा मिट्टी की प्रकृति के आधार पर, जैसे कि दोमट यानी कि जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी, लवणीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी आदि। हमारे राज्य यानी कि राजस्थान के उत्तरी पूर्वी मैदान में जलोढ़ मिट्टी का जमाव अधिक है, तो वहीं पश्चिमी राजस्थान में थार का मरुस्थल में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। दक्षिण पूर्व के हाड़ौती प्रदेश में काली मिट्टी की अधिकता है। अरावली पर्वतीय क्षेत्र में लाल लोमी एवं लाल काली मिट्टी मिलती है। नहरी क्षेत्रों में क्षारीय मिट्टी की अधिकता होती है। अगली वीडियो में हम जानेंगे कृषि के बारे में। कृषि मिट्टी में फसल उगाने की कला को कृषि कहा जाता है, और जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है वह कृषि भूमि कहलाती है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान माना जाता है, क्योंकि राज्य में कृषि सबसे बड़ी लोगों की रोजगार और आजीविका देने वाला स्रोत है। जनसंख्या वृद्धि के कारण किसानों के पास कृषि भूमि में जोत का आकार बदल रहा है, जिसको प्रमुख कारण पिता की संपत्ति का सभी संतानों में समान बंटवारा है। इससे एक खेत भाइयों की संख्या के अनुसार कई टुकड़ों में बढ़ जाता है। कृषि एक प्रकार का प्राथमिक क्रियाकलाप है, क्योंकि प्राथमिक क्रियाओं में उन सभी गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और उपभोग से है। कृषि में फल फूल एवं सब्जियां उगाना और पशुपालन व्यवसाय को सम्मिलित किया जाता है। कृषि उत्पादन के लिए अनुकूल जलवायु, स्थलाकृति और उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा भी कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि बिजली, जो कि अभी पंजाब के किसानों को मिल नहीं रही, क्योंकि पंजाब में जितनी बिजली बनती है उससे कई ज़्यादा की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादातर धान की खेती करते हैं। ये मैंने एक यूट्यूब चैनल से देखा था, तो कोई बात नहीं, सॉरी।
अब कोई भी चीज शुरू होती है तो उसके कई मतलब अलग अलग पार्ट्स हो जाते हैं, जैसे कि कृषि। कृषि के भी कई प्रकार है, कई आकार है। विश्व के विभिन्न भागों में कृषि भिन्न भिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशा, उत्पाद की मांग, श्रम और तकनीक के विकास के आधार पर कृषि को दो मुख्य प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। जीवन निर्वाह कृषि, अब ये क्या होता है? वह कृषि जो किसान अपने परिवार और के भरण पोषण के उद्देश्य से करता है, उसे जीवन निर्वाह कृषि कहा जाता है। इसमें मानवीय श्रम अधिक एवं मजदूरी का उपयोग कम ही किया जाता है। जीवन निर्वाह कृषि को पुनः आदिम निर्वाह कृषि या गहन निर्वाह कृषि के में विभाजित किया जाता है। निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण सम्मिलित है। स्थानांतरित कृषि क्या होती है? इसमें जो मतलब कबीले रहते हैं वो जंगलों को जला के वहाँ पर कृषि करते हैं, वहाँ पे खाना उगाते हैं, और 2-3 साल बाद जब वो मतलब भूमि उपजाऊ नहीं रहती तो उसमें न्यू नहीं कि ये डाल दे पेस्टिसाइड्स, वो डाल दे, ऐसा कुछ नहीं, उसको छोड़ के चले जाते हैं और आगे जाके फिर वही काम करते हैं। और इस दौरान पीछे वो जो जंगल रहते हैं वो उग भी जाते हैं, मतलब टाइम लगता है लेकिन उग भी जाते हैं। इसके बाद है गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक परिश्रम से खेती करता है। इसमें वर्ष के दौरान एक ही खेत में 2 या 3 फसलें भी उगाई जाती है। यह कृषि संचय सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में अधिक प्रचलित है। चलवासी पशुचारण कृषि। चलवासी पशुचारण कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और जल के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमते हैं। एक स्थान से पर चारा और जल में कम हो जाए पर वे अपने पशुओं के साथ दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। पशुचारक मुख्यतः भेड़, बकरी, ऊंट, याक आदि पालते हैं। इन पशुओं से पशुचारकों के परिवार को दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद मिल जाते हैं, जिससे वे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। यह कृषि सामान्यतः शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में, ऐसे जम्मू कश्मीर एवं पश्चिम राजस्थान में प्रचलित है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वाणिज्यिक कृषि के बारे में। वाणिज्यिक कृषि इस कृषि का मुख्य उद्देश्य फसल और पशु उत्पादों को बाजार में बेचना होता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र अर्थात बड़े बड़े खेतों में कृषि की जाती है, जिसमें अच्छी बीज एवं खाद और अधिक पूंजी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में अधिकांश कार्य नवीन तकनीक एवं मशीनों की सहायता से किया जाता है। यह कृषि भी 3 प्रकार में होती है: वाणिज्यिक फसल उत्पादन, मिश्रित कृषि व बागाती कृषि। वाणिज्यिक फसल कृषि में मुख्यतः ऐसी फसलों को उगाया जाता है जिन पर उद्योग धंधे निर्भर होते हैं, जैसे कपास, गन्ना, तिलहन, तंबाकू आदि एवं गेहूं, मक्का, चावल, दाल आदि प्रमुख खाद्यान्न फसलें भी उगाई जाती है। मिश्रित कृषि में कृषि का उपयोग अनाज एवं चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। बागाती कृषि वाणिज्यिक कृषि का ही एक उदाहरण है। इसमें अधिक पूंजी एवं श्रम की सहायता से बड़े बड़े उद्यानों में एक ही प्रकार की कृषि की जाती है, जैसे चाय, कॉफी, रबड़ आदि। मानव अपने भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार की फसलें उगाता है। कृषि कई प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराती है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास एवं शक्कर उद्योग के लिए गन्ना। गेहूं, चावल, बाजरा और मक्का प्रमुख खाद्य फसलें हैं। चना, अरहर, उड़द, मूंग आदि दलहनी फसलें हैं। सरसों, मूंगफली, सोयाबीन आदि तिलहनी फसलें हैं। कपास और जूट रेशेदार फसलें हैं। कहवा और चाय पेय फसलें हैं। ये ही सभी वाणिज्यिक फसल के अंतर्गत ही ज्यादातर की जाती है। जैसे कि हमारे आसाम क्षेत्र में हम जाएं तो वहाँ पर देखते हैं, हम वहाँ पर चाय की खेती ज़्यादा होती है, क्योंकि वो भी मतलब वाणिज्यिक रूप से ही की जाती है। यूँ नहीं कि अभी कोई अगर चाय उगा रहा है, चाय पत्तियाँ उगा रहा है, मतलब वो जो उगाते हैं तो उसको यूँ नहीं उगा सकते ना यार कि मैंने उगा लिया, अब उसको खा तो समझ सकते नहीं, वो तो बस पीने के योग्य है, तो उसको मतलब उगाते हैं और फिर वो बेच देते हैं। वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल में उसको बेच देते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कृषि ऋतुओं के बारे में। कृषि ऋतु है राजस्थान में मुख्यतः 3 कृषि ऋतुएं है: खरीफ, वर्षा ऋतु, रबी, शीत ऋतु और जायद यानी कि ग्रीष्म ऋतु। यहाँ जलवायु के अनुसार बाजरा, मक्का, ज्वार, मूंगफली, चावल आदि खरीफ की तथा गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि रबी तथा फल, सब्जी, रजगा, बरसीम आदि जायद की फसलें हैं। राजस्थान भी खाद्यान्न फसलों में गेहूं, जौ, ज्वारा, बाजरा, मक्का और दालें हैं। सिंचाई की सुविधाओं के प्रसार होने के बाद व्यापारिक फसलों पर किसानों का विशेष ध्यान गया है। पिछले 2 दशकों से राजस्थान में खाद्यान्न फसलों का क्षेत्रफल घट गया, जबकि तिलहन और क्षेत्रफल बढ़ गया। व्यावसायिक कारणों से वर्तमान में सोयाबीन की खेती बढ़ रही है। आज के संदर्भ में फसलों को उपयुक्त 2 हिस्सों में बांटना सर्वथा उचित नहीं है, क्योंकि वर्तमान में किसान गेहूं, चावल, ज्वारा, बाजरा,
मक्का, कपास, तंबाकू, चना, तिलहन, दलहन आदि सभी फसलों का उत्पादन करने लगा है। अंतर सिर्फ इतना है कि किसान अपने उपभोग के लिए अनाज की पैदावार का कुछ भाग रख लेता है और शेष बेच देता है, लेकिन व्यापारिक फसलों जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू और तिलहन की समस्त पैदावार को बेच देता है। अब हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख फसलें। राजस्थान की प्रमुख फसलें। गेहूं, ये राज्य की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। बोते समय मध्यम तापमान और कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसके लिए जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त रहती है। राजस्थान में गेहूं शीत ऋतु में उगाया जाता है। राजस्थान के प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, टोंक, पाली, अजमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि है। अगर आपको लग रहा है कि मैं 10 स्पीड में बोल रहा हूँ, यानी कि मैंने स्पीड बढ़ा दी एडिटिंग के द्वारा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इनको रट चुका हूँ तो मुझे स्पीड में मतलब बढ़ जाती है अपने आप। जो जिलों के नाम है राजस्थान के, वो मेरे बहुत मतलब जब भी स्कूल में था तब भी बहुत ही ज़्यादा स्पीड से निकलते थे। और अगर मेरी आवाज़ में कोई भी खराबी हो, जैसे वर्ड्स अटक रहे हो, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, उसके लिए आई एम सो सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। पश्चिमी राजस्थान में बाजरा। पश्चिमी राजस्थान की शुष्क जलवायु एवं रेतीली मिट्टी बाजरे की कृषि के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह कम वर्षा एवं उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। बाजरा राज्य का एक प्रमुख खाद्यान्न भी है। यह राज्य की सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल है। पश्चिमी राजस्थान एवं जयपुर, दौसा, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर आदि जिलों में बाजरा पैदा किया जाता है। भारत का सर्वाधिक बाजरा उत्पादक राजस्थान में होता है। उत्पादन। चावल, यह विश्व में सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज है, जो उपोष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में रहने वाले लोगों द्वारा उगाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मतलब जहाँ पर पानी की अधिकता हो। इसके लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। चिका युक्त जलोढ़ एवं काली मिट्टी जिससे जल में को रोकने की क्षमता हो, सर्वोच्च मानी जाती है। चीन चावल उत्पादक में अग्रणी देश है। उसके पश्चात भारत भी विश्व में द्वितीय स्थान पर है चावल उत्पादन करने में है। राजस्थान में यह एक खरीफ की फसल है। चावल का उत्पादन हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में होता है। मक्का। मक्का राजस्थान में विशेषकर मेवाड़ का प्रमुख भोजन है, जिसे सर्दी की ऋतु में बड़े चाव से खाया जाता है, मतलब मक्के की रोटी बना के वगैरह। इसके लिए अधिक तापमान एवं वर्षा की आवश्यकता होती है तथा उपजाऊ लाल काली मिट्टी उपयुक्त रहती है। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि प्रमुख मक्का उत्पादक देश नहीं जिले हैं। मतलब बाजरे दा सिट्टा तो याद ही आ गया होगा आपको। चलो अभी बाजरा तो हम नहीं पढ़ रहे, वो शायद हम क्या यार, पहले बताया था मैंने, अब आए जो, कोई बात नहीं। चने की एक दाल रहती है, तो चना एक दलहनी फसल है। चने के लिए हल्की रेतीली मिट्टी उपयुक्त होती है। चने का सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में होता है। इसके अलावा अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा, झालावाड़ आदि जिलों में भी इसकी कृषि होती है। कृषि मतलब खेती। चने के अलावा मूंग, मोट, उड़द और अरहर अन्य दलहनी है जो राज्य में उत्पादित होते हैं। सरसों। राजस्थान देश का सबसे बड़ा सरसों उत्पादक राज्य है। इसके लिए इसे सरसों प्रदेश भी कहा जाता है। जब तो यहाँ पर हम जब भी घूमते सरसों के मौसम में, तब बहुत भयंकर सरसों के मच्छर चिपक जाते हैं। भरतपुर जिले में सेवर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। प्रमुख उत्पादक जिले भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली है। उत्तरी जिलों में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर प्रमुख स्थान रखते हैं। मूंगफली एक तिलहनी एवं वाणिज्यिक फसल है, जिसे खरीफ ऋतु में उगाया जाता है। यह फसल अधिकतर वर्षा पर निर्भर है और राज्य के लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि में इसकी खेती होती है। कुछ वर्षों में बीकानेर में मूंगफली की खेती का काफी प्रसार हुआ है। अन्य जिले श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, जयपुर आदि है। कपास। यह एक प्रमुख औद्योगिक फसल है। पारंपरिक सूती वस्त्र उद्योग से लेकर आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने में कच्चे माल की आपूर्ति इसी से होती है। ये राज्य की पारंपरिक सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत लाभदायक है। कपास का उत्पादन मुख्यतः श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के साथ मेवाड़ के हाड़ौती क्षेत्रों में भी होता है। इसके बाद हम जानने वाले कृषि विकास के बारे में। कृषि विकास। राजस्थान में कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की मांग की पूर्ति के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि की दिशा से किए जाने वाला प्रयास है। कृषि विकास के लिए उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग, बोए गए क्षेत्र में विस्तार, सिंचाई सुविधाओं का विकास, उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग तथा कृषि का मशीनीकरण आदि महत्वपूर्ण उपाय है। इन उपायों द्वारा कृषि में विकास कर खाद्य सुरक्षा को बढ़ाया जा सकता है।
कृषि उपज आधारित विभिन्न उद्योगों का विकास करके रोजगार को अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रयास सरकार द्वारा किए गए हैं। आधुनिक कृषि फार्म सूरतगढ़। श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ नामक स्थान पर एक मशीनीकृत कृषि फार्म स्थापित किया गया है। यह कृषि फसलों पर नए नए प्रयोग एवं उन्नत पशु नस्ल विकसित करने का कार्य किया जाता है। इस फार्म में कई प्रकार की फसलें एवं फलों का उत्पादन भी किया जाता है। यहाँ सिंचाई की सुविधा इंदिरा गांधी नहर द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इंदिरा गांधी नहर के बारे में अगर आपको जानना हो तो हमारी जल संसाधन वाली वीडियो देख सकते हैं। वहाँ की प्रमुख नहरों में इंदिरा गांधी नहर का भी नाम आता है, जो कि राजस्थान की नहीं एशिया की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। सो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।